हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में हम बात करेंगे रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल के बारे में। अब यहाँ पे जो क्लास नोट्स हैं वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप इकोनॉमिक्स विद दीप्ति पे। कल की क्लास के नोट्स भी आप लोगों के साथ मैंने वहां पे शेयर किए हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। और लेक्चर के नीचे, यूट्यूब वीडियो के नीचे आपको कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा, सॉरी। तो वहां पे भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले जब हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है, हमें पता होना चाहिए कि यहाँ से हमें क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है, किससे क्वेश्चंस पूछने की पॉसिबिलिटी रहती है एग्जाम में। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देन रिटर्न्स टू अ फैक्टर और रिटर्न्स टू स्केल की डायग्राम पे हमारा फोकस होगा, वाई डायग्राम पे फोकस होगा। बिकॉज अगर आप देखें 2017 का क्वेश्चन, मैं अभी आपके साथ ये डिस्कस करूंगी, तो यहाँ पे भी डायग्राम बनाकर 2017 का जो नेट का पेपर था वहां पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम भी इस डायग्राम पे फोकस करें। फिर थर्डली हम लोग बात करेंगे कॉजेस के बारे में। रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल के जो टाइप्स है उसके कॉजेस हमें पता होने चाहिए। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। और डायग्राम में आप लोगों को जो क्लास के अंदर बनवाऊंगी, उसको आप लोगों को खुद से वापस से बनानी है। क्लियर? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। देखिए, रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल के बारे में बात करें तो 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आया। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है, मैं आप लोगों के साथ अभी क्लास डिस्कस करूंगी, उसके बाद इट्स योर ड्यूटी, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर शेयर करेंगे। क्लियर? और बाकी अगर आपको एमसीक्यूज देखने होते हैं नेट पीवाईक्यू के, तो मेंबरशिप एक्सक्लूसिव क्लासेस के अंदर मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। चैनल के ऊपर ज्वाइन बटन दिया हुआ है, आप वहां जाकर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उन क्लासेस का फायदा उठा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिटर्न्स टू अ फैक्टर या रिटर्न्स टू अ स्केल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड आ रहा है, रिटर्न्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। कल मैंने आपके साथ प्रोडक्शन फंक्शन डिस्कस किया था। तो वाइल डिस्कसिंग द प्रोडक्शन फंक्शन, हम लोगों ने क्या बात की थी? हमने इनपुट को यूज करके आउटपुट के बारे में बात की थी कि किस तरीके से हम इनपुट्स को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू मेक द आउटपुट, यही बात करते हैं। तो जब हम इनपुट से आउटपुट बना रहे थे, तो मैंने आप लोगों को दो पीरियड्स के बारे में बात की थी। नंबर वन इज द शॉर्ट रन एंड नंबर टू इज द लॉन्ग रन। हमने बात की थी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की। शॉर्ट रन में मैंने किसके बारे में बात की थी? मैंने बात की थी कि शॉर्ट रन में ऑल वेरिएबल्स आर ऑल फैक्टर्स आर नॉट वेरिएबल। कुछ फैक्टर्स क्या होंगे? कुछ फैक्टर्स कांस्टेंट होंगे। शॉर्ट रन के अंदर सम फैक्टर्स आर कांस्टेंट एंड सम आर वेरिएबल। ठीक है, सम आर वेरिएबल। लेकिन लॉन्ग रन में हमने किसके बारे में बात की थी? हमने बोला लॉन्ग रन के अंदर हमारे पास इतना एनफ टाइम है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एडजस्ट कर सकते हैं, हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो इन द लॉन्ग रन हम लोग क्या बात करते हैं? हम बात करते हैं कि सम फैक्टर्स आर वेरिएबल, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। यही बात करते थे लॉन्ग रन में। अगर मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अब दो फैक्टर्स पे बात करूं, कौन कौन से? लेबर एंड कैपिटल। मेरे पास अगर प्रोडक्शन करने के लिए दो फैक्टर्स हैं, लेबर और कैपिटल, तो मैं क्या कर रही हूँ? शॉर्ट रन के अंदर मैं लेबर को चेंज कर रही हूँ, लेबर को वेरी कर रही हूँ और कैपिटल को फिक्स रख रही हूँ। कर सकती हूँ, एक फैक्टर वेरिएबल है, एक फिक्स्ड है। तो शॉर्ट रन के अंदर मैंने बोला इन द शॉर्ट रन मैंने क्या कर दिया? मैंने लेबर को वेरिएबल रखा और कैपिटल को क्या कर दिया? कांस्टेंट रखा। ये जो डैश है, डैश इंडिकेट कर रही है कि इट इज अ कांस्टेंट फैक्टर। अब मैं इसको चेंज नहीं करूंगी। लेकिन जब मैं लॉन्ग रन पे बात कर रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ? लेबर और कैपिटल दे बोथ आर वेरिएबल। ठीक है, ये दोनों क्या है? दीज आर वेरिएबल फैक्टर। अब इन्हीं को यूज करके हम रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड रिटर्न्स टू अ स्केल के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब हमने रिटर्न्स टू अ स्केल के बारे में बात की या रिटर्न्स टू स्केल के बारे में या रिटर्न्स टू अ फैक्टर के बारे में बात की, हम लोग पहली बात हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अब
जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम इनपुट्स को तो चेंज कर रहे हैं, हम इनपुट्स को ऑलरेडी चेंज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम इनपुट्स को चेंज कर रहे हैं, चाहे शॉर्ट रन के अंदर मैं सिर्फ लेबर को चेंज कर रही हूँ या लॉन्ग रन के अंदर मैं कैपिटल और लेबर को चेंज कर रही हूँ, दोनों को चेंज कर रही हूँ, तो प्रोडक्शन क्या होगी? प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी। अगर मैं इन दोनों को इंक्रीज करूंगी तो प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी। अगर मैं शॉर्ट रन के अंदर लेबर को कम कर दूं और लॉन्ग रन के अंदर लेबर और कैपिटल दोनों को कम कर दूं तो क्या होगा? तब प्रोडक्शन कम होगी। मतलब हम लोग क्या बात कर रहे हैं? रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड रिटर्न्स टू अ स्केल के अंदर चेंज इन प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। और नॉर्मली हम लोग क्या बात करते हैं कि जब भी हम इनपुट्स को इंक्रीज करेंगे तो प्रोडक्शन क्या होगी? प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली हम इंक्रीज पे बात करते हैं। तो हम लोग क्या बात करेंगे कि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है इसके बारे में बात करते हैं। एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। जब मैं बोल रही हूँ रिटर्न्स टू अ फैक्टर, इसका मतलब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? एक फैक्टर की वजह से मेरा आउटपुट कितना एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ। अगर मैं सिर्फ लेबर को बढ़ाऊं तो मेरा जो आउटपुट है वो कितना इंक्रीज हुआ, ये मैं किस में बोल रही हूँ? ये मैं डिस्कस कर रही हूँ रिटर्न्स टू अ फैक्टर पे। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मैं बात करूं रिटर्न्स टू अ स्केल की, रिटर्न्स टू स्केल, रिटर्न्स टू स्केल का मतलब है जब मैं दोनों को चेंज कर रही हूँ, लेबर एज वेल एज कैपिटल, अगर मैं दोनों को चेंज कर रही हूँ, दोनों को चेंज करने की वजह से क्या होगा? लेबर और कैपिटल दोनों को चेंज करने की वजह से मेरा एडिशनल कितना प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज बेसिकली द रिटर्न्स टू स्केल। बेसिकली अब आपको नाम से पता होना चाहिए, जब मैं रिटर्न्स टू स्केल के बारे में बात करूं, रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या है? रिटर्न्स टू स्केल का मतलब है जब मेरे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहे हैं, उन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऐड होने से अब मेरा जो एक्स्ट्रा आउटपुट है वो कितना हुआ। ठीक है, रिटर्न्स टू अ फैक्टर मतलब वन फैक्टर पे बात कर रही हूँ मैं। अगर मेरा लेबर वेरिएबल है तो मैं लेबर पे बात करूंगी, अगर मेरा कैपिटल वेरिएबल है तो मैं कैपिटल पे बात करूंगी। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको? जस्ट क्लियर? ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया? अब रिटर्न्स टू अ फैक्टर समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगी रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इमेजिन हमारे पास क्या है? हमारे पास एक टी स्टॉल है। हमारे पास अगर एक टी स्टॉल है, टी स्टॉल को चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे एक स्टोव चाहिए और एक केटल चाहिए। अब स्टोव और केटल तो मेरे पास है, ठीक है, और नॉर्मली मैं ये ज्यूम कर रही हूँ इनिशियली मैं ही लेबर की तरह भी वहां पे काम कर रही थी, तो मेरे पास मैं ही लेबर थी, वन लेबर था। लेकिन आस्ता आस्ता क्या हुआ? कस्टमर्स बढ़ते गए, तो मैंने वन लेबर हायर किया। जब मैंने एक लेबर और हायर किया तो मैं तो चाय बना रही थी, लेकिन जो एक्स्ट्रा लेबर है अब मैंने उसको सर्विंग के लिए लगा दिया कि आप जाकर सर्व करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? मेरा जब एक लेबर बढ़ाया तो मेरा आउटपुट भी बढ़ रहा है, क्योंकि पहले मैं अगर चाय बना रही थी तो मैं सर्व नहीं कर पा रही थी, अगर मैं सर्व कर रही थी तो चाय नहीं बना पा रही थी। तो मेरे को आउटपुट बढ़ाना है, तो मैंने अभी क्या किया? मैंने केटल और स्टोव को तो कांस्टेंट रखा, मैंने वहां पे कोई वेरिएशन नहीं लाई। वेरिएशन मैंने कहाँ पे लाई? मैंने लेबर हायर किया एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे क्या हुआ? और रश पड़ना स्टार्ट हो गया, तो मैंने वन लेबर और हायर किया, सो दैट अकाउंटेंट भी तो चाहिए था ना मुझे, वहां पे कोई मैनेज करेगा फाइनेंस। तो मेरे को हो सकता है मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अब क्या करूंगी, मैं अब अपना जो कैश है, कैश काउंटर संभालूंगी, और जो मेरा लेबर है एक बनाएगा चाय और एक क्या करेगा? एक सर्व करेगा। अब मेरे पास अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक आउटपुट बढ़ रहा था, अभी तक क्या हो रहा है? आउटपुट इंक्रीज कर रहा है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अगर मैं अब वन लेबर और हायर करूं तो क्या हो? वन लेबर और हायर करने से चाय चाय तो एक स्टोव में एक ही बंदा बनाएगा। ठीक है, कैश काउंटर पे भी मुझे एक ही चाहिए, मेरे टी स्टॉल में चार ही टेबल लगते हैं, तो वहां पे सर्व करने के लिए भी मुझे एक बंदा काफी है। तो क्या अब मैं एक लेबर और हायर करूं अगर, तो क्या वो आउटपुट इंक्रीज करेगा? मुझे मेरा आउटपुट इंक्रीज करेगा? तो डेफिनेटली नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जब हम रिटर्न्स टू अ फैक्टर के बारे में बात करते हैं तो हमें फेजेस देखने को मिलेंगे
कि यहाँ पे पहले क्या होगा, रिटर्न्स टू अ फैक्टर इंक्रीज करेगा, फिर डिमिनिश भी करेगा और फिर नेगेटिव भी हो जाएगा रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिला। तो रिटर्न्स टू अ फैक्टर बेसिकली डेफिनेशन पढ़ेंगे। Returns to a factor refers to the change in output when only one input, usually labor, is varied while all other inputs are kept constant in the short run. तो आप लोगों को ये तो समझ आया कि रिटर्न्स टू अ फैक्टर में नंबर वन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो वन फैक्टर है हम उसी को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, बाकी फैक्टर्स को हम चेंज नहीं कर रहे। वन फैक्टर को चेंज करने का मतलब हम शॉर्ट रन पे बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो आने वाली क्लासेस में मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगी, दैट इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, कल की क्लास में भी बताया था कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में जब हम बात करते हैं, यहाँ पे हम शॉर्ट रन पे बात करते हैं। अब फेजेस के बारे में बात करेंगे। नंबर वन इज द इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, देन डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड देन नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। फर्स्ट पॉइंट हमारा जो है दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स। आप लोग लिख लीजिए, इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब क्या होता है, आउटपुट इंक्रीजेस मोर देन बिफोर, मोर देन बिफोर। यहाँ पे बेसिकली हमारा आउटपुट जो होता है वो तेजी से ग्रो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉजेस क्या बनते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स के। नंबर वन, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स इनपुट्स। मतलब हमारे पास जो एग्जांपल मैंने आपको दी उसमें मेरे पास क्या था, मेरे पास केटल और स्टोव था। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या किया, मैंने लेबर को वहां पे और हायर किया सो दैट मुझे अब जाकर सर्व नहीं करना पड़े। तो मेरा जो स्टोव वाला टाइम था जिसमें चाय बन रही है, मेरे मैं उस टाइम को वेस्ट नहीं कर रही। तो मैंने क्या किया, मैं जितना केटल और स्टोव को यूज कर सकती हूँ उतना मैं केटल और स्टोव को यूज कर रही हूँ एट इट्स मैक्सिमम लेवल। तो जब हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स पे बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने क्या बोला, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड इनपुट्स। नंबर टू, स्पेशलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल इनपुट। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, मैंने उसमें क्या बोला, एक पर्सन को मैंने रख दिया कि आप सर्व करो, एक पर्सन को मैंने बना बिठा दिया फाइनेंस के ऊपर, एक बंदा क्या कर रहा है, स्टोव को ऑपरेट कर रहा है। हर बंदे को हमने क्या कर दिया, हमने स्पेशलाइज काम जो था वो असाइन कर दिया। क्लियर। नंबर थ्री इज द इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी इन कंबाइनिंग इनपुट्स। ठीक है, मैंने क्या किया, अगर मेरे पास केटल थी और स्टोव था, स्टोव के ऊपर तो एक ही पतीला चढ़ सकता है ना चाय का, चाय केटल पे डल रही है, अब वहीं पे इमिडिएटली लगा दिया मैंने बंदे को सर्विस के लिए, वहीं पे दूसरा दूसरा पतीला चाय का चढ़ा दिया बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं टी स्टॉल की एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। तो मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने कंबाइन कर दिए इनपुट्स सो दैट मेरी जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो सके। अगर आप ये सोचिए कि वहां पे मैं चाय उतारती, ठीक है, केटल में डाली, केटल में जाकर मैंने सर्व की, फिर पैसा मैं खुद लेने जाती, तो कितना क्योज हो जाता। तो मैं एफिशिएंट वे पे काम नहीं करती, तो वहां पे क्या हो जाता, वहां पे एफिशिएंसी कम होती। बट जब हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स पे बात करते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी इन कंबाइनिंग इनपुट्स। आई होप क्लियर हुआ पॉइंट। नंबर टू इज द डिमिनिशिंग रिटर्न्स। डिमिनिशिंग रिटर्न्स का मतलब क्या होता है, आउटपुट स्टिल इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा था, इंक्रीजिंग रिटर्न में क्या हो रहा था, तेजी से हो रहा था, लेकिन डिमिनिशिंग रिटर्न में क्या हो रहा है, आउटपुट स्टिल इंक्रीजेस बट स्लोली। आउटपुट स्टिल इंक्रीजेस बट स्लोली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब अगर मैंने एग्जाम्पल आपको दी तो मेरे पास क्या था, मेरे पास अ, एक केटल है और एक स्टोव था। मैंने तीन बंदों को हायर किया हुआ है। ठीक है, मेरा जो लेबर अकाउंट है दैट इज 3, एल इज इक्वल टू 3। अगर मैं चौथा लेबर हायर कर, ठीक है, अब मेरे एक स्टोव के ऊपर तो उतनी चाय बनेगी। मेरे पास जो कैपिटल है वो मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, मैंने एक और एडिशनल स्टोव नहीं लाया दुकान पे, मेरे पास स्टोव उतना ही है। ठीक है, अगर मैं एक और बंदे को हायर करूँ तो चाय तो बन नहीं रही, लेकिन उसको हायर करने के बाद मैं करूंगी क्या। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे आउटपुट इंक्रीज होगा, वो आया, ठीक है, उसने भी चाय सर्व की, थोड़ा सा तो तेज होगा, आउटपुट थोड़ा सा तो बढ़ेगा। अगर मुझे लग रहा है कि मेरे पास लोग ज्यादा हैं तो मैं क्या करूंगी, कस्टमर्स को डील करने के लिए मैं एक और लेबर को हायर करूंगी। लेकिन मैंने जो मेरा कैपिटल है, जो मेरा मशीनरी है, जो इस केस में जो मेरा स्टोव और केटल है, उसको तो मैंने नहीं बढ़ाया।
तो यहाँ पे आउटपुट अगर बढ़ेगा भी बट उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा जितना पहले बढ़ रहा था, क्योंकि स्टोव की भी तो एक अपनी अपना कॉन्स्टेंट है, ठीक है, उसकी भी तो एक मैक्सिमम लिमिट होगी ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड इनपुट जो है वो कॉन्स्टेंट बन गया, ओवर यूज हो गया वेरिएबल इनपुट्स का, रिड्यूस्ड एफिशिएंसी ड्यू टू कंजेशन। अब नेगेटिव रिटर्न्स के बारे में बात करेंगे। नेगेटिव रिटर्न्स का मतलब है आउटपुट स्टार्ट्स टू फॉल। अब यहाँ पे इसकी जो डायग्राम के बारे में हम बात करेंगे, वो हम बात करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन जब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी तो वहां पे हम इसकी डायग्राम को यूज करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे अलग से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग और नेगेटिव रिटर्न, दीज आर द थ्री लेवल ऑफ रिटर्न जो हम रिटर्न्स टू अ फैक्टर के अंदर पढ़ते हैं। नेगेटिव रिटर्न्स का मतलब है एक्सेसिव यूज ऑफ वेरिएबल इनपुट, डिसरप्टिंग आउटपुट, डिसऑर्गेनाइजेशन इन प्रोडक्शन, बिकॉज इतना ज्यादा लेबर है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, टर्म सर्च करिए, व्हाट डू यू मीन बाय डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर हुआ? तो रिटर्न्स टू अ फैक्टर आई होप क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिटर्न्स टू अ स्केल पे। जब हम रिटर्न्स टू स्केल के बारे में बात करते हैं, नंबर वन आपको क्या पता चला, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। जब हम सारे फैक्टर्स वेरिएबल कर रहे थे तो हमारा यहाँ पे कौन सा टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन आएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए, कल मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा फैक्टर रेशोज होंगी, ठीक है, इनपुट की जो रेशो होगी, लेबर और कैपिटल की रेशो होगी, दैट इज फिक्स्ड। लेबर और कैपिटल चेंज होंगे इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में चेंज होंगे। आपको ये क्लियर हुआ? ये तो हम लोगों ने कल भी पढ़ा है, चीजें रिपीट हो रही है, लिंक कर पा रहे हो? रिटर्न्स टू स्केल का मतलब है लॉन्ग रन concept. Returns to scale refers to the change in output when all the inputs are changed in the same proportion. It is a long run concept where no input is fixed, जो मैंने अभी आपको बताया। अब हम टाइप्स के बारे में बात करेंगे। नंबर वन इज द इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। हम इनके बारे में बात करेंगे वन बाय वन। अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। रिटर्न्स टू स्केल को एक्सप्लेन करने के लिए जो मैंने आपके साथ पहले रिटर्न्स टू फैक्टर वाली एग्जाम्पल यूज की, उसी को एक्सपैंड करेंगे। लेट अस से अब हम लोगों ने सोचा कि हमारा जो टी स्टॉल है उसकी जगह हम एक रेस्टोरेंट ओपन कर लेते हैं। जब हमने सोचा कि वहां पे एक रेस्टोरेंट ओपन कर लेंगे तो हमें क्या चाहिए, हमें मोर लेबर चाहिए, मोर कैपिटल चाहिए, बिकॉज अब तो हमारा स्टोव पे काम नहीं चलेगा ना, पहले तो हमारा स्टोव और केटल को यूज करके काम चल रहा था। नाउ मुझे क्या चाहिए, मुझे लेबर भी ज्यादा चाहिए, मुझे कैपिटल भी ज्यादा चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर मैं लेबर और कैपिटल को 2 टाइम बढ़ा दूं, लेट से मैंने 2 टाइम लेबर को बढ़ा दिया, 2 टाइम कैपिटल को बढ़ा दिया, बिकॉज फिक्स प्रोपोर्शन होना चाहिए। ठीक है, मैंने टू टू टाइम बढ़ाया सो दैट मेरा 1:1 का सेम प्रोपोर्शन रहा। तो यहाँ पे अगर मेरा आउटपुट भी 2 टाइम बढ़ जाए तो मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी दिस इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ स्केल। क्या बोलूंगी? कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ स्केल, टू स्केल। अगर मेरा लेबर और कैपिटल जो मैंने 2 टाइम बढ़ाया था उसके बाद मेरा आउटपुट जो है वो 3 टाइम बढ़ जाए तो मैं क्या बोलूंगी कि लेबर और कैपिटल जिस प्रोपोर्शन से मैंने बढ़ाया एज कंपेयर टू दैट प्रोपोर्शन मेरा आउटपुट ज्यादा बढ़ा, तो दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये क्या है मेरा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अगर मेरा लेबर और कैपिटल मैंने 2 टाइम ही बढ़ाया लेकिन जो मेरा आउटपुट है दैट इज 1.5 टाइम, तो मेरा लेबर और कैपिटल तो मैंने 2 टाइम बढ़ाया था लेकिन मेरा आउटपुट 1.5 टाइम बढ़ा। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल के केस में कि अगर हम लेबर और कैपिटल को 2 टाइम बढ़ाएंगे तो हमारा अगर आउटपुट भी 2 टाइम से बढ़ रहा है तो ये हमारा हो जाएगा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अगर जितने प्रोपोर्शन से हम लेबर और कैपिटल को बढ़ाएंगे उससे ज्यादा प्रोपोर्शनली
हमारा आउटपुट बढ़ जाए, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अगर जिस प्रपोर्शन से हम लेबर और कैपिटल को बढ़ाएंगे उससे कम प्रपोर्शन से हमारा आउटपुट बढ़े, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, हम पढ़ लेते हैं एक बार सो दैट हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे मैंने टू का मल्टीपल लिया। इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप टू से ही मल्टीप्लाई करें, आप आउटपुट और सॉरी लेबर और कैपिटल को 3 टाइम बढ़ा सकते हैं, 4 टाइम बढ़ा सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल अगर हमें डिफाइन करना हो, हम लोग क्या बोलेंगे, if we increase all the factors that is scale, that is ब्रैकेट में लिखिए scale in a given proportion, in a given proportion, and the output increases in the same proportion, then it is known as constant returns to scale। अगर हम constant returns to scale के बारे में बात करें, तो यहाँ पे हम मैथमेटिक्स में जो केस करते हैं constant returns to scale का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये लिख लेना, लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। क्या कहेंगे आप इसको, लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन और होमोजीनियस फंक्शन ऑफ फर्स्ट डिग्री, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ फर्स्ट डिग्री। क्योंकि हमारे पेपर में मैथमेटिक्स भी है ना, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स भी है, तो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आ जाए तो आप वहां पे ये निगेट नहीं कर सकते कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस था। तो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ फर्स्ट डिग्री, अगर किसके बारे में मैंने बात की, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल के बारे में अगर हम बात करें, तो मैंने आपको कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की डेफिनेशन लिखवाई। आप लिखिए इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल की, इफ वी इंक्रीज ऑल फैक्टर्स, ब्रैकेट में लिखिए दैट इज स्केल, इन अ गिवन proportion and the output increases more than proportionally, then it is the case of increasing returns to scale। लास्ट डेफिनेशन लिखिए डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल की, इफ वी इंक्रीज ऑल फैक्टर्स, ब्रैकेट में दैट इज स्केल, इन अ गिवन proportion and the output increases less than this proportion, then it is the case of decreasing returns to scale। क्लियर, आई होप आप लोगों ने डेफिनेशन लिख ली। अब इंक्रीजिंग रिटर्न्स के बारे में बात करेंगे, कॉजेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब क्या है, जिस प्रोपोर्शन में हम इनपुट्स को बढ़ा रहे हैं उससे ज्यादा प्रोपोर्शनली हमारा आउटपुट बढ़ रहा है। तो यहाँ पे पहला जो केस बनता है, पहला जो कॉज है इसका, दैट इज द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में अभी हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर नहीं पढ़ना, बट आपको पता होना चाहिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल में टेक्निकल, मैनेजेरियल, मार्केटिंग, अलग अलग इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। अगर आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल पढ़ना है तो टीआर जेन से आप एक बार रीड कर सकते हैं, एचएल आहूजा में भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल दिया हुआ है, तो आप लोग रीड कर ले। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको पता होना चाहिए, और दिस इज ऑल्सो द एरिया जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नंबर 2, स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। नंबर 3 इज द एफिशिएंट यूज ऑफ इंडिविजिबल इनपुट्स। फिर कांस्टेंट रिटर्न्स के बारे में अगर हम बात करें, प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन इनपुट्स एंड आउटपुट, ऑपरेटिंग एट ऑप्टिमल स्केल। डिक्रीजिंग रिटर्न्स के बारे में अगर हम बात करें, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, मैनेजेरियल इनएफिशिएंसीज, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, दीज आर द बेसिक कॉजेज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। अब हमें जो करना था, डायग्राम पे भी हमारा फोकस होना चाहिए और क्वेश्चन भी देखना है। आप देखिए, सबसे पहले मैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल की डायग्राम बनाऊं। मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेबर एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे वी हैव द कैपिटल। अब यहाँ पे हम इसको दिखाने के लिए, रिटर्न्स टू स्केल को दिखाने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, दैट इज आइसोक्वांट। देखिए, हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था। जब मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व पढ़ाया था, मैंने आपके साथ इस तरीके से कर्व्स बनाई थी, याद होगा आपको। जब हमने इस तरीके से कर्व बनाई थी वहां पे, तो हम लोग क्या बोल रहे थे, वो कर्व हमें बताती थी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब यहाँ पे प्रोडक्शन के टाइम पे ये कर्व हमें क्या बताती है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन, लेवल ऑफ प्रोडक्शन। और वन, अगर हम इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, लेट से मैं I1 इंडिफरेंस कर्व के अगर बारे में बात करती,
तो अगर मैं I1 इंडिफरेंस कर्व में होती थी तो मैं बोलती थी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अगर मैं अब I1 आइसो पॉइंट के बारे में बात करूंगी, मैं क्या बोलूंगी, सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसके ऊपर मैं टॉपिक डालूंगी अभी, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। टॉपिक ऑलमोस्ट सेम है, आइसो पॉइंट और इंडिफरेंस। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे, सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे। और हायर इंडिफरेंस कर्व हमें क्या बताता था, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। उसी तरीके से ये हमें क्या बताएगा, हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन। आई होप आपको क्लियर हुआ। तो हम फर्स्ट केस करेंगे किसका, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल का। तो मैंने एक आइसो पॉइंट बनाया जो मुझे क्या लेके दे रहा है, जो मुझे 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन करके दे रहा है। अगर मैंने आउटपुट्स सॉरी इनपुट्स को इंक्रीज कर दिया, जब मैंने इनपुट्स को इंक्रीज किया तो लेट से मुझे क्या हुआ, मुझे इनपुट्स को इंक्रीज किया मैंने 1.5 टाइम। अगर मैंने इनपुट्स को 1.5 टाइम इंक्रीज किया लेट से, तो मैंने बोला कि मेरा जो आउटपुट है वो कितना हो गया, वो डबल हो गया, 200। ठीक है, तो अगर मैं अब क्या करूंगी, अब मैं और इनपुट्स को इंक्रीज कर रही हूँ लेकिन मेरा आउटपुट डबल हो रहा है। लेकिन आप देखेंगे ये जो गैप है 200 और 300 के बीच में, ये क्या हो रहा है, दिस गैप इज डिक्लाइनिंग। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि फर्दर फर्दर ये गैप क्या करता जाएगा, डिक्लाइन करता रहेगा। हमने लेबर और कैपिटल को 1.5 टाइम बढ़ाया, ठीक है, 1.5 टाइम बढ़ाया, लेकिन हमारा आउटपुट क्या हो रहा है, आउटपुट हमारा डबल हो रहा है। और आप लोग देख पा रहे होंगे आस्ता आस्ता क्या हुआ, ये जो गैप है ये गैप हमारा रिड्यूस होता गया। ये गैप रिड्यूस हो रहा है। तो इनिशियली तो आप लोगों को दिखा कि मैंने लेबर और कैपिटल 1.5 टाइम बढ़ाया, लेकिन नाउ मेरा लेबर और कैपिटल जिस प्रोपोर्शन में मैं लेबर और कैपिटल बढ़ा रही हूँ वो कम हो रहा है। क्योंकि वो कैसे हमें पता चल रहा है, बिकॉज द गैप बिटवीन दीज आइसो पॉइंट्स इज डिक्रीजिंग। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे एक एक्सपेंशन पाथ बना दूं तो मेरे को क्या दिखेगा, ए बी एंड सी, इन पॉइंट्स को अगर मैं नाम दे दूं ए बी सी, अगर मैं इनको ज्वाइन करूं, ये जो लाइन है ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा स्केल ऑफ प्रोडक्शन। ये मुझे क्या देगा, स्केल ऑफ प्रोडक्शन, क्या देगा, स्केल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और मुझे यहाँ पे बेसिकली क्या दिखाना था, मुझे दिखाना था इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब है कि लेबर और कैपिटल को जिस प्रोपोर्शन से मैं बढ़ा रही हूँ उससे तेजी से मेरा आउटपुट बढ़ रहा है। और वो मुझे कैसे दिखता है, तो मुझे दिखता है ये जो गैप है ए बी इज ग्रेटर देन बी सी, बी सी वाला गैप कम हो रहा है ना, फर्दर गैप कम हो जाता है। तो मुझे क्या दिख रहा है कि मेरा आउटपुट तेजी से बढ़ रहा है एज कंपेयर टू मैं लेबर और कैपिटल जिस प्रोपोर्शन में बढ़ा रही हूँ। क्लियर, आई होप आपको समझ आया ये। अब हम बात करेंगे डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग में इसका उल्टा है, यहाँ पे वी हैव द कैपिटल, यहाँ पे वी हैव द लेबर। मैंने क्या किया, मेरा पहले लेबर और कैपिटल जब मैंने इंक्रीज किया, लेट्स से 2x इंक्रीज किया, तो मेरा डिक्रीजिंग में क्या होता है, डिक्रीजिंग में मेरा आउटपुट उतनी तेजी से बढ़ता नहीं है। अब यहाँ पे आप देखिए मेरा आउटपुट अगर इंक्रीज भी कर रहा है तो गैप इंक्रीज कर रहा है, ए बी सी, ए बी इज लेस देन बी सी। तो डिक्रीजिंग में मेरा क्या दिखा रहे होते हैं हम, कि आउटपुट उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा, ये गैप इंडिकेट कर रहा है। ये दिखाने का तरीका है जो आपको पता होना चाहिए। और कांस्टेंट में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट में ए बी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट वाला आप खुद बना सकते हैं। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था उस पे चलेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, इन द adjoining diagram which of the following represents the returns to scale, ये क्वेश्चन था हमारे पास। देखिए सॉरी, ये जो है ना ये ओरिजिन है, मेरी डायग्राम थोड़ी सी गलत हो गई थी, अब ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे वी हैव लेबर, वाई एक्सिस पे वी हैव कैपिटल। तो हम लोगों को क्या दिखाना था, हमें दिखाना था रिटर्न्स टू स्केल क्या बता रहे, कौन सी लाइन इसमें से रिटर्न्स टू स्केल बता रही। तो रिटर्न्स टू स्केल कौन सी लाइन बताएगी, जो ओरिजिन से हम ड्रॉ कर रहे हैं। और बेसिकली ओरिजिन से ये लाइन क्या होती है, ये लाइन 45 डिग्री की लाइन होती है। 45 डिग्री की लाइन क्यों होती है, बिकॉज हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है लेबर और कैपिटल क्या है, वो फिक्स प्रपोर्शन में चेंज होगा।
फिक्स प्रपोर्शन में चेंज होगा। दैट्स वाई मेरा लेबर और कैपिटल जो है वो 40, ये जो लाइन आएगी ओ ए, ये 45 डिग्री की लाइन आएगी। ये लाइन मुझे दिखाएगी रिटर्न्स टू स्केल। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि कई बार क्या होता है, कई जगह मैंने भी एक दो जगह चेक किया था, इसका आंसर नेट पीवाई क्यूज में गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो नेट पीवाई क्यूज में इसका आंसर गलत दिया हुआ है। कई जगह हो सकता है आप जिस बुक को रेफर करें उसमें आंसर सही हो, तो इसका आंसर बनता था ओए। बेसिकली हमें कैसे चेक करना होता है, क्लासिकल मेथड है ये। जो लाइन ओरिजिन से हम ड्रॉ करते हैं उसमें हम दिखाते हैं रिटर्न्स टू स्केल। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आती है। मैं आपको एक डायग्राम बताऊंगी जो अहूजा में बनी हुई है, मैं आपके लिए अभी ड्रॉ करूंगी। ठीक है, मैं आपके लिए एक डायग्राम अभी ड्रॉ करूंगी, जस्ट अ सेकेंड। ये डायग्राम मैं आपके लिए इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ सो दैट अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे मैं सिर्फ रिटर्न्स टू स्केल वाली डायग्राम फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, ये जो आइसो क्वांट्स है। ठीक है, ये तो आपको पता है ना। एक मैंने ड्रॉ कर दी ओपी, एक मैंने ड्रॉ कर दी ओ आर, और एक मैंने ड्रॉ कर दी ओ क्यू। ये डायग्राम आपको मिलेगी, इसका राइट अप पढ़ लेना। ये वाली डायग्राम आपको मिलेगी जब आप प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे ना, प्रोडक्शन फंक्शन विद टू वेरिएबल इनपुट्स। आहूजा के अंदर दिया हुआ है, मेरी बुक में पेज नंबर 427 है। ये डायग्राम मैं आपको दिखा दूं। आई होप आपको डायग्राम दिख रही है। डायग्राम आपको शायद विजिबल नहीं होगी, हाँ। डायग्राम दिख रही है, दिस इज द डायग्राम जो आप लोगों को देखनी है। अब इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपके साथ, सो दैट अगर यहाँ से ट्विस्ट करके वो ये डायग्राम पूछ लें तो आपको कंफ्यूजन ना हो। हम लोगों ने यहाँ पे 3 लाइंस बनाई। ठीक है, अब हम लोगों को अगर ओपी लाइन देखिए, आप लोगों को अगर क्वेश्चन आ जाता रिटर्न्स टू स्केल, आप बताइए कौन सी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, आंसर क्या होता? ओपी होता। क्यों ओपी होता? बिकॉज रिटर्न्स टू स्केल के अंदर हमें क्या देखना होता है, रिटर्न्स टू स्केल के अंदर हमें देखना होता है लेबर और कैपिटल जो है वो फिक्स प्रोपोर्शन में जो है वो चेंज होने चाहिए, फिक्स प्रोपोर्शन में होने चाहिए। तो मैंने आपको बताया लाइन जो है वो 45 डिग्री की होनी चाहिए, बट बुक में काफी जगहों पे मेंशन नहीं है, तो आप 45 डिग्री वाला पॉइंट भूल जाइए। लेकिन आप लोग अगर आपको यहाँ पे ये डायग्राम आती तो आप लोग नियर अबाउट गेस कर सकते थे ये लाइन कौन सी है। तो ओपी लाइन ही 45 डिग्री है, ओ आर तो 45 नहीं हो सकती ना, 45 से बड़ा है, और ओ क्यू भी 45 से छोटा एंगल है, ये तो आप देख के बता सकते हो। तो हमें बेसिकली क्या देखना होता है कि जो हमारा लेबर और कैपिटल है वो सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज हो। जो हमें कहाँ पे दिख रहा है, ओपी पे ही दिख रहा है। क्लियर? लेकिन अब अगर आप लाइन ओक्यू में आए, ओक्यू में आपको दिख रहा है इनपुट्स आर स्टिल इंक्रीजिंग, लेकिन हमारा सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं कर रहा। अगर आप ओ क्यू में आएंगे आप देखेंगे, हम अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आए, हमारा जो कैपिटल है वो उतना नहीं बढ़ा लेकिन लेबर तो तेजी से बढ़ा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा लेबर अपॉन कैपिटल ये रेशो फिक्स नहीं है, इनफैक्ट ये इंक्रीज कर रही है। वाई इंक्रीजिंग? बिकॉज यहाँ पे लेबर तेजी से बढ़ रहा है। लाइक वाइज अगर मैं ओआर पे बात करूं, ओआर पे आप देखेंगे ये और ये, मेरा कैपिटल तो मेरा ओआर में मैं 2 पॉइंट्स ले लेती हूँ। ओआर में अगर देखेंगे मेरी लाइन स्ट्रेट नहीं है, ये लाइन कुछ इस तरीके से आनी थी। ठीक है, आप बना के देख लेना। ओआर में मेरा कैपिटल इंक्रीज कर रहा है, तो एल बाई के फॉल करेगा, ये रेशियो कांस्टेंट तो नहीं रहेगा। तो इसका मतलब रिटर्न्स टू स्केल हमारा कहाँ पे लगेगा, जहां पे फिक्स प्रोपोर्शन पे हम बात करेंगे, पहली बात। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखें ओ क्यू और ओ आर में, याद रखना ओ क्यू और ओ आर में हमें बोथ रिटर्न्स टू स्केल भी दिख रहा है, रिटर्न्स टू अ फैक्टर भी दिख रहा है। बिकॉज यहाँ पे हमारा सेम प्रोपोर्शन पे तो नहीं चेंज हो रहा।
अब ओक्यू में अगर आप देखोगे तो लेबर और कैपिटल जहां पे वो फिक्स प्रोपोर्शन में है वहां पे हम बोल देंगे कि रिटर्न्स टू स्केल है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा लेबर है, तो एक्स्ट्रा लेबर आपको डिपेक्ट करेगा रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो बेसिक पॉइंट जो मुझे आपको दिखाना था, ओक्यू पे हमारा क्या दिखेगा, रिटर्न्स टू स्केल भी दिखेगा, रिटर्न्स टू अ फैक्टर भी दिखेगा। साइमल्टेनियसली अगर हम किस पॉइंट के बारे में बात करेंगे, साइमल्टेनियसली अगर हम ओआर पे बात करेंगे तो ओआर पे भी मुझे रिटर्न्स टू अ स्केल भी दिखेगा, रिटर्न्स टू स्केल भी दिखेगा और रिटर्न्स टू अ फैक्टर भी दिखेगा। क्लियर, समझ आया? तो ये क्वेश्चन था जो 2017 के अंदर आपसे पूछा गया। बाकी अगर आपको एमसीक्यूज देखने होंगे जो मैं टाइमली आपके साथ अपडेट करूंगी, तो मेंबरशिप क्लासेस के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो क्लास यहीं पे खत्म करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।